अमन अग्रवाल जी जुड़े हैं। अमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सर, मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात इकोनॉमिक फोरम को लेकर की जाए, वित्तीय क्षेत्र को लेकर की जाए, अमन जी, तो किस तरीके से आप वित्तीय क्षेत्र पर इस मुलाकात का प्रभाव पड़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि मौजूदा समय में जो भारतीय इकोनॉमी है, भारतीय शेयर बाजार है, वो इम्पैक्ट कर रहा है ट्रंप के टैरिफ की वजह से, लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि ये मुलाकात उस इम्पैक्ट को, उस प्रभाव को कम करेगी। देखिए जी, जहाँ तक अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े आए हैं, अभी कल ही परसों आए हैं, जिसमें 7.8% जीडीपी ग्रोथ रेट Q1 की दिखाई है। दैट मीन्स 2025-26 की जो ग्रोथ है उसमें Q1 की, अगर पिछले साल देखें तो 6% के आसपास से पिछले 5 क्वार्टर में हाईएस्ट ग्रोथ देखी गई है। अगर हम पिछले 6 महीने का पीरियड देखें, 6 महीने के अंदर जो है ट्रंप टैरिफ का भी आया, हिंदुस्तान पाकिस्तान भी हुआ, यूक्रेन तो चल ही रहा है, तेल के दाम में भी उछाल आया है, और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम्स देखने को आई हैं जो भारत के अंदर से यहाँ से स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा एफआईआईज ने विड्रॉ किया सितंबर 2024 से लेके ऑलमोस्ट अभी पिछले 1 महीने तक। एफडीआईज के फ्लो में जो बाहर से आता था पैसा, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली। ये सब के बावजूद जो है हिंदुस्तान ने 7.8% ग्रोथ दिया है। जो हमारी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी है, उसने BBB- से BBB पे ले गए, जो लॉन्ग टर्म हमारे रेटिंग है। शॉर्ट टर्म रेटिंग को A3 से A2 के ऊपर ले गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है सुदृढ़ है, स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है, फिस्कल डिसिप्लिन बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो भारत सरकार बना रही है, जो एजेंसी हिंदुस्तान की जो अलग अलग क्षेत्र के डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं जो बना रही हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। एक जो चीज़ें एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी देख रही है, ये सब होने के बावजूद जब ग्रोथ हो रही है, तो मेरे विचार में कहीं पे भी हमें ट्रंप टैरिफ से डरने की बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये समझने की बात है कि जब ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, पहली बात वो 25% बेसिस पॉइंट सभी पे लगा रहा है पूरे विश्व के अंदर। हमारे पे अब 50% लगा रहा है, 25 एक्स्ट्रा लगा रहा है। और इसकी खबर पिछले 6-7 महीने से मार्केट में हर रोज आ रही है। जब से उसने अपना चार्ट दिखाया 3-4 महीने पहले, तब से वो लगातार कह रहा है कि मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ। तो ये क्लियर इंडिकेटर्स है इंडस्ट्री को कि ये बढ़ाने जा रहा है। अब कितना बढ़ेगा वो देखना है। तो उन लोगों ने अपना जो हिसाब किताब बांधना है, कैसे हमें ट्रेड करनी है, कहाँ पे करनी है, हमें अमेरिका में रूटिंग कहीं और से करनी है या सीधा अमेरिका को देना है, कैसे करना है, उन्होंने ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया होगा। दूसरा, जो हमारे सबसे ज़्यादा हमारी जो ट्रेड है, करीबन 60-65% करीब ट्रेड है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है वो फार्मास्यूटिकल, उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा है। ऐसे ही 1-2 और आइटम है जिनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा है। जो टैरिफ लगा है एक हाई एंड जेम्स एंड ज्वेलरीज है। जेम्स एंड ज्वेलरीज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इनइलास्टिक होता है, क्योंकि वो एक हाई एंड प्रोडक्ट है, वेबलिन गुड हम जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में, जिसकी डिमांड बढ़ती है। जैसे सिगरेट होती है, सिगरेट आदमी जब टैक्स लगते हैं तो आपने देखा होगा हिंदुस्तान में भी कि थोड़े समय के लिए कंजम्पशन आदमी कम कर देता है, अगले 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, फिर बाद में वापस उसी कंजम्पशन में आ जाता है उसके ऊपर। ये तरीके से जेम्स एंड ज्वेलरीज का हिंदुस्तान में आपने देखा पिछले 7-8 महीने के अंदर, जबकि सोने के दान आसमान छू रहे हैं, लोग सोना खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं, उल्टा अब और खरीदने लग गए हैं। इसी तरीके से जेम्स एंड ज्वेलरीज का रहता है, जिसके दाम ज़्यादा बढ़ते हैं तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं उसको, तो उसके कोई टैरिफ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। मसाले हैं, कौन खरीद रहा है मसाले? जो हिंदुस्तानी वहाँ रह रहे हैं, अपने खाना पीना बनाने के लिए मसाले खरीद रहे हैं, उनको किसी रेट पे मिले, वो $10 पे मिले, 12 पे मिले, 15 पे मिले, उन्हें खरीदना ही पड़ेगा, बिकॉज उनको वहाँ पे कोई लोकल मार्केट नहीं है जो मसाले बनाता है हिंदुस्तानी मसाले, या कोई और देश ऐसा नहीं है जो बनाता है। टेक्सटाइल में भी जो हमारी अभी एक्सपोर्ट की बात होती है, कॉम्पिटिटिवनेस की बात होती है, जो लो एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उसमें ऑलरेडी चाइना है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ऑलरेडी अपना दबदबा बना रखा है। हिंदुस्तान का दबदबा कभी भी एक्सपोर्ट में इन टेक्सटाइल्स में नहीं बन पाया। जो हमारा टेक्सटाइल से बन पाया है वो डिज़ाइनर गुड्स में है, मिड लेवल सेगमेंट्स में है, उनमें हमारा टेक्सटाइल में बना है। उसके अंदर फिर एक इनइलास्टिसिटी है, बिकॉज जो आदमी खरीद रहा है उसे अगर $1 या $1.5 $2 महंगी भी पड़ रही है और उसे पता है कि ये क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है जो हिंदुस्तान जाना जाता है जिस चीज़ के लिए, वो खरीदेगा। तो इसलिए मेरे विचार में इतना जो डरने की बात, जो एक टैरिफ का डर बिठा दिया है लोगों के दिमाग में, कंपनीज के दिमाग में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे विचार में कुछ थोड़ा इस क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा फर्क। बट जो हमारी रोबस्ट ग्रोथ हुई है और 7.8% इस क्वार्टर में हुई है, मेरे को उम्मीद है कि अगले 2 क्वार्टर में भी हमारी अगर 7.5-7.8% हो जाती है, तो हमारा जो इस साल का जीडीपी का प्रोजेक्शन है जो 6.5 और 7 के बीच में जा रहा था, वो 7 और 7.5 के बीच में पहुंच जाएगा। जहां वर्ल्ड ग्लोबली फॉल कर रहा है, हिंदुस्तान कोरोना के बाद से, कोविड टाइम के बाद से हमेशा ही ऊपर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जिसे कहते हैं का तबका उसके मिला हुआ है।
$16 ट्रिलियन पीपीपी के बेसिस पे हमारी इकोनॉमी है। कोई हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इस समय हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पिछले 6 महीने में 700 बिलियन से जाके 650 बिलियन पे पहुंच गए थे, वापस 695 बिलियन पे आ गए हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि इंटरनेशनल मार्केट में हिंदुस्तान की छवि निवेश करने लायक है, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने लायक है, लोगों को उससे जॉब्स मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और जो रोक इस सरकार ने अपने पिछले 2 टर्म्स में लगा रखी थी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, मोदी जी ने 2 साल पहले उसको रिलैक्स किया। अब उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। बाकी जो डिपार्टमेंट जहां पे करीबन 50 से 60% वैकेंसीज थी, उनमें भरपाई होनी ऑलरेडी शुरू हो गई है, उससे भी एक कंजम्पशन ग्रोथ का फैक्टर मिलेगा। आरबीआई ने ऑलरेडी रेट्स कम कर दिए हैं, उससे एक बूस्ट और मिलता है इंडस्ट्री को, एक कंजम्पशन को जो मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। मेरे विचार में हिंदुस्तान एक ऐसे चरम पे, और अगर 3 महीने हम देखें, शादियां हैं, त्योहार हैं, फेस्टिव सीजन्स हैं, लोगों के पास ट्रम्प के लिए सोचने के लिए समय ही कहाँ है। काम करें, पैसा कमाएं, आगे बढ़ें। तो मेरे विचार में कहीं पे भी ये ट्रम्प फियर फैक्टर नहीं काम करेगा। ये जो समिट्स हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, आप देखेंगे डिप्लोमेटिकली जो मोदी जी ने पिछले 6-7 सालों में डिप्लोमेटिकली हैंडल किया है कॉन्ट्रा कंट्रीज को, मतलब कि एक कंट्री दूसरे कंट्री का शक्ल नहीं देखना चाहता है, उनके यहाँ एक विजिट के बाद दूसरा विजिट किया, इजराइल, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टाइन, ऐसे बहुत सारे केसेस रहे हैं जहाँ पे चाइना के साथ भी हम लोग रहे हैं, इतनी बार मीटिंग की है। ट्रेड बेसिस पे हम लोग काफ़ी अच्छा सक्सेस करते जा रहे हैं। इवन डिफेंस टाइज में हम लोग डिफेंस जो है परेड्स हैं एक साथ कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स हैं एक साथ कर रहे हैं। तो मेरे विचार में डिफरेंसेस सभी के बीच में होते हैं, जैसे एक मियाँ बीवी के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे की तरफ, ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ये सब समिट्स में भारत की एक छवि पिछले 8-10 सालों में ऐसी निकल के आई है कि ऐसा एक निष्पक्ष देश है जिसके साथ ट्रेड करने में हमको बेनिफिट रहेगा। और इसको लेते हुए सब कंट्रीज जो हैं हिंदुस्तान के साथ बिजनेस करना चाहती हैं। और हिंदुस्तान की मार्केट अभी ऐसी है कि हिंदुस्तान ने कितनी प्रगति की हो, बट फिर भी अभी सेटिस्फाई लोगों को नहीं कर पाया है। चाहे वो ऑटोमोबाइल ले लें, चाहे वो टेक्सटाइल ले लें, चाहे वो काम के माध्यम में ले लें, चाहे वो खाने पदार्थ के माध्यम में ले लें। इतना यहाँ पे खान पदार्थ की चीज़ें हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसके बावजूद बाहर से इतना खाना आता है, वो सब यहाँ पे एब्जॉर्ब होने लग जाता है। तो मेरे विचार में इस समय सब ट्रेड चाहते हैं। हमें ये नहीं देखना चाहिए ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड पॉजिटिव है। जरूर हर एक गवर्नमेंट और स्पेशली जो मिनिस्टर होता है ट्रेड का, कॉमर्स का, वो चाहेगा कि पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हो। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, नेगेटिव नहीं होती हैं चीज़ें। आपको देखना है कि आपको सामान किस रेट पे मिल रहा है, एक उपभोक्ता को एक सस्ते से सस्ता सामान अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है और उसकी बचत होती है तो वो ग्रोथ की तरफ जा सकता है, उसको लेके एक देश को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकता है, बढ़ोतरी की तरफ जा सकता है। आपको ये देखना है, बहुत सारे केसेस हैं, आप सिंगापुर ले लें और बहुत सारी इकोनॉमीज हैं जहां पे सारा कुछ इंपोर्ट करके 100% डेफिसिट लेके भी कंट्रीज बहुत तेजी से ग्रो करी हैं। तो और जो हिंदुस्तान अभी ग्रो कर रहा है, अगर हम नेगेटिव डेफिसिट, हमारा फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल्ड है, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल्ड है, हमारे रिलेशनशिप्स सब देशों के साथ चल रहे हैं, ट्रेड सब देशों के साथ चल रहा है, किसी के साथ तू मैं नहीं है जहां पे बिल्कुल ही ब्रेक ऑफ हो गया हो, जैसे कुछ देश हैं, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान के साथ हमारा लार्जली ब्रेक ऑफ है, पर इसको छोड़ के बाकी ऐसा कोई ऐसा देश नहीं जहां पे हमारा कंप्लीट ब्रेक ऑफ हो। तो मेरे विचार में कहीं डरने की बात नहीं है। हमारी प्रोग्रेस, सक्सेस क्लियर कट नजर आ रही है और आगे होती नजर आएगी। थोड़ा बहुत झटका हर एक कोई इवेंट होता है, कोई भी चीज होती है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो जब जीएसटी आया, चाहे जब डिमोनेटाइजेशन आया, चाहे वो कोई और चीज लागू की भारत सरकार ने, हमेशा आए हैं। पर एक चीज क्लियर कट नजर आई है, भारत सरकार का मूड हिंदुस्तानी को और हिंदुस्तानी ट्रेडर को और बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कहीं भी जा सकता है। उन्होंने ये जो ट्रंप के साथ टैरिफ वॉर छेड़ी है, वो इसी बात पे छेड़ी है कि किसानों का हिंदुस्तान में लॉस ना हो, किसान जो हैं हमारे, जो अन्नदाता हैं, उनको नुकसान ना हो, इंडियन इंडस्ट्री जो है बैकस्लैश में ना चली जाए, उसको नेगेटिव लॉसेस ना हो जाए मेजर। थोड़ा बहुत झटका तो हर एक को सहना पड़ेगा, पर हिंदुस्तान एक एमर्जिंग इकोनॉमी रहा है, एक ऐसी सिचुएशन में रहा है जहां पे 2000 सालों में अलग अलग सिनेरियोज के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग नेशन निकल के आया है। मेरे विचार में प्रगति हिंदुस्तान के कदम चूमेगी। जी ठीक है सर। दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ चीन को लेकर बात कर रहे हैं हम जापान के निवेश को भी नहीं भूल सकते हैं। जिस तरीके से जापान ने भी ये करार किया भारत के साथ, 21 समझौतों पर जब हस्ताक्षर किए गए, तब जापान ने कहा कि आने वाले एक डिकेड में, यानी कि आने वाले 10 साल में करीब करीब $68 बिलियन का निवेश जापान भारत में करेगा।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, जापान एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हिंदुस्तान में रहा है, जाइका के थ्रू, जेपीसी और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो जापान की करती हैं। एक जो मेरे विचार में जो कल परसों की विजिट हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की काउंटर पार्ट के साथ जापान में अलग अलग प्रीफेक्चर्स में गए हैं, वो सिर्फ एक बुलेट ट्रेन को छोड़ के, एक बहुत अच्छा जो कॉम्पोनेंट निकल के आया है कि 5 लाख लोगों का इंटरचेंज ह्यूमन रिसोर्स, एक ह्यूमन फैक्टर, ज़्यादातर एग्रीमेंट्स में ह्यूमन फैक्टर देखने को मिल रहा है जो जापान के साथ किए गए हैं। कैसे टेक्नोलॉजी में निवेश, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है इस बार डिस्कशन के अंदर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी क्षेत्रों में भारत की और जापान की जो साथ है, टुगेदरनेस है, वो देखने को मिल रहा है। और एक जैसे मैंने कहा, एक ह्यूमन फेस, ह्यूमन फैक्टर, सिर्फ 5 लाख लोगों को इंटरचेंज नहीं करना है। चाहे वीज़ाज़ की बात हो, 3 सिटीज़ आइडेंटिफाई कहीं हैं कि वहाँ पे 3 बार विजिट साल के अंदर किया जाएगा, फॉरेन मिनिस्ट्री को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है कि आप इसको देखिए। तो मेरे विचार में एक जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है, जो एलिमेंट है, एक ह्यूमन एलिमेंट है, हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में है बट फिर भी एक ह्यूमन एलिमेंट की जो इस कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिला है, एक मेरे विचार बहुत सराहनीय है। और उसको देखते हुए, और जापान क्योंकि पहले भी सक्सेसफुल रहा अपने वेंचर्स में, जो उसने यहाँ पे निवेश किए हैं उससे प्रॉफिट ही मिला है उसको, जापान को कभी भी नुकसान नहीं हुआ है। ये हमेशा विन विन सिचुएशन जिसे हम कहते हैं ट्रेड रिलेशनशिप्स के बीच में होती है, जापान के साथ हमारी नीति ऐसी रही है। और इस तरीके से ये जो निवेश आ रहा है मेरे विचार में अच्छा रहेगा और हिंदुस्तान की प्रगति की तरफ लेके बढ़ने में सहायता देगा। बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जाहिर तौर पर भारत पर इसका इम्पैक्ट उतना बड़ा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो कि जाहिर तौर पर जो हमारे दर्शक हमें इस वक्त देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो राहत की सांस इस वक्त ले रहे होंगे कि भारत पर बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सुधाकर जी, बहुत स्वागत आपका भी इंडिया न्यूज पर। और सर, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि एक नई दोस्ती नजर आ रही है चीन, भारत और रूस की। जिस तरीके से ये एक नई दोस्ती नजर आ रही है, तीनों देश एक साथ आ रहे हैं, सुधाकर जी आप किस तरीके से इन तीनों देशों को एक साथ आता हुआ देख रहे हैं और किस तरीके से मजबूती आप देख रहे हैं? या अभिषेक, सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे आपके प्रोग्राम के लिए बुलाया। और जहाँ तक आपकी सवाल है, इस सवाल के 3-4 पहलू हैं जी सबसे पहला चीज़ है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल चर्न है, मैं और दूसरे किस्म के एक नज़रिया से देख रहा हूँ। जी आप केंद्रित कर रहे हैं RIC, रशिया, इंडिया, चाइना का जो ग्रुपिंग, और मैं और कुछ देख रहा हूँ। ग्राउंड में होके आया हूँ, 2-4 महीना घूम घाम के लोगों से मिलके। US का जो स्टांस है, ये इतना जल्दी होना ठीक सही नहीं होगा, सॉरी ना भी हो सकता है, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं उससे ये जाहिर है कि US का कहीं ना कहीं उन्होंने रिकैलिब्रेट किया है इनका फॉरेन रिलेशंस। काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ उनका फॉरेन रिलेशंस काफ़ी जगह जो है वो हाईजैक हो रखे हैं। सेंट्रल यूरोप की बात करिए, मिडिल ईस्ट की बात करिए, डीप स्टेट उनको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मैं ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में मेरा अंदाज ये कहता है कि वही डोनाल्ड ट्रंप कोई सारे कारण की वजह से चाइना का जो इमर्जिंग सुप्रीमेसी है या राइजिंग पावर स्टेटस है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो, मिलिट्री माइट हो, या उनका R&D की बात करिए, या एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कोई भी चीज़ में आप लेते हैं, ट्रेड सरप्लस, ये सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अगर देखेंगे, एक रीइवैल्यूएट करते हैं, तो ग्लोबल ऑर्डर में US को चंद एक चीज़ों को एहसास होने लगा है क्लियरली। नंबर 1, ये अभी सुपर पावर वो नहीं है जो पहले होते थे कोल्ड वॉर 1.0 में। नंबर 2, वो खुद ही महसूस कर रहे हैं कि ये एक डिक्लाइनिंग पावर है। नंबर 3, विश्व में जो यूनिपोलैरिटी मकसद के साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, उनको ये अंदाज काफ़ी गहरे में लगने लगा है कि यूनिपोलैरिटी अभी जो उसका जो एप्लीकेशन है वो इतना लाइव नहीं है। मल्टीपोलर एक वर्ल्ड स्टार्ट हो गया ना, यही मैं आपको दूसरा मोड देना चाहता हूं। चाइना एक देश है जो कि वो कह रहा है कि देखो, यूनिपोलैरिटी मुझे मंजूर नहीं है, ना कि हम एक्सेप्ट करेंगे, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड इज एक्सेप्टेड ग्लोबल लेवल पे। लेकिन यहीं पे चाइना काफ़ी सारे स्टेजेस और लेवल पे उन्होंने ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली कन्वे कर रहे हैं कि एशिया के अंदर उनको मल्टीपोलैरिटी
मंजूर नहीं है। उनको मल्टी, सिर्फ एक चीज को मंजूर है, वो है यूनिपोलर, मतलब एशिया के अंदर वो सुप्रीम है। ये इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं या डायरेक्टली कि इंडिया इज नॉट एन इक्वल विथ चाइना। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। ये इंडिया इज नॉट एन इक्वल इन चाइना। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है, मेरा एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स मेरे मन में ये आ रहा है कि शायद नहीं, काफी सारे चीजें पिछले 3-4 साल के अंदर अगर आप उसका निचोड़ निकाल के देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोमिनेंट संकेत के जरिए से एक चीज साबित हो रही है कि अभी विश्व में एक नया ग्रुपिंग स्टार्ट हो गया है या होने लगा है। वो कौन सा ग्रुपिंग है? मैं इस ग्रुपिंग को G3 कहता हूँ। G3 का मीनिंग क्या है? एक तरफ डिक्लाइनिंग पावर, चाहे सुपर पावर बोलिए यूएसए, दूसरा तरफ एक ओल्ड सुपर पावर जो कि यूएसएसआर था, अभी रशिया, और तीसरे तरफ आपका है एमर्जिंग ग्लोबल पावर 2049 तक, और मिडिल किंगडम को रिजुवेनेट करने का उनका इरादा है, और साथ ही वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन को रिडीम करना चाहते हैं, ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, और इसी के साथ जो सुपर पावर आज के दिन में माना जा रहा है यूएसए, उसको चुनौती देने लायक पोजीशन में आना चाह रहे हैं। तो ऐसा परिस्थिति में मेरे को ये लग रहा है कि रशिया हमारा एवरग्रीन फ्रेंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि डिपर देन सी एंड हायर देन एवरेस्ट, बट एवरग्रीन, मतलब इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है, P5 मेंबर है, प्लस ये एक ऐसा ग्लोबल पावर है जिसका मिलिट्री माइट का जो सबूत है वो दिख रहा है, वो दिख रहा है जगह जगह। आप सीरिया की बात करिए, आप कहीं का भी उदाहरण आप लेते जाए, 2008 तक वो यूएसए का प्लान था कि रशिया को रफा दफा कर देंगे, लेकिन 2008 को उन्होंने जॉर्जिया को एनेक्स करके वो दिखा दिया कि इसको मत आप डिस्कार्ड करिए। इसी तरह क्रीमिया का एनेक्सेशन जो 2014 को हुआ है, वो कहीं ना कहीं मिलिट्री माइट के वजह से वो एसर्ट कर रहे हैं अपना अथॉरिटी और सुप्रीमेसी को, प्लस उनका मिनरल रिच कंट्री है, ऑयल है, गैस है, हर किस्म की चीजें, और उनके पास वो हथियार है जी, बल्कि ज्यादा है अमेरिका से। तो वो अपना सुप्रीमेसी एज ए सुपर पावर, जो अर्स्टवाइल सुपर पावर है, अभी भी उसको रिटेन, इतने सारे सैंक्शन, कोई कोई जगह आपको 30,000 से ज्यादा सैंक्शन मिल रहा है, एक्चुअली 16 से 18,000 के करीब सैंक्शन इस देश के ऊपर इम्पोज है। उसका 50% फॉरेक्स को फ्रीज कर रखे हैं, उसी फॉरेक्स को, उसका जो इंटरेस्ट है वो दे रहे हैं किसको? यूक्रेन को दे रहे हैं, ताकि गोला बारूद खरीद के वो रशिया के खिलाफ लड़ाई करे। तो इतने सारे पाबंदी के बावजूद रशिया आज के दिन में अपना सर उठा के चल रहा है, छाती चौड़ा करके। तो ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान को आज के दिन में मेरे विचार के मुताबिक चाइना के साथ चंद एक जो इंपॉर्टेंट इश्यू हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर एक, चाइना एक 19 ट्रिलियन या 20 ट्रिलियन के बीच वाला एक इकोनॉमी है। नंबर दो, ये एक मिलिट्री पावर, ग्रोइंग मिलिट्री पावर है, जिसका मिलिट्री माइट धीरे धीरे अमेरिका को ओवरटेक करने लगा है। नंबर तीन, यही अमेरिका जो कि सुपर पावर है, इन्हीं का ही डिफेंस सेक्रेटरी केथ हेग्सेथ साहब 12 अप्रैल 2025 को उन्होंने बयान दिया था कि चाइना के पास ऐसा काबिलियत है, ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल है, 20 मिनट के अंदर 11 के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो 20 मिनट के अंदर बिल्कुल सुधाकर जी, ये वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से आपने भी बातचीत में जिक्र भी किया जाहिर तौर पर। अमन जी भी हमारे साथ बने, अमन जी का मैं रुख करूंगा एक बार। अमन जी, जिस तरीके से लगातार इस पूरी बैठक पर सभी की निगाहें बनी रही, इस बैठक में उस विषय पर भी चर्चा हुई जिस पर सभी की निगाहें थी, यानी कि जो व्यापारिक मुद्दा है उस पर, जो व्यापारिक घाटा है उस घाटे को कम करने को लेकर। इस बीच अमन जी, गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत जब चीन से सामान मंगवाता है तो उतनी पाबंदियां नहीं है, लेकिन भारत से चीन सामान भेजना कई पाबंदियों का सामना हमें करना पड़ता है, और यही कारण है कि भारत से चीन में 10 से 15 बिलियन डॉलर का सालाना जो आयात है वो हो पाता है, लेकिन जो चीन से सामान भारत आता है वो करीब करीब 100 बिलियन डॉलर का है। देखिए जी, जैसे मैं पहले कह रहा था, पहली बात तो फिजिकल ये जो डेफिसिट होता है इससे हमें डरना नहीं चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमें कहाँ मुनाफा हो रहा है, हमारे लोगों को कहाँ मुनाफा हो रहा है। जब तक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आ रहा है तो हमें उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो चाइना माल बेचता है विश्व के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विश्व में, वो वहाँ की इकोनॉमीज को डोमेस्टिकेट करके फिर बेचता है। मतलब जब चाइना हमारे को यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ बेच रहा है तो यहाँ की भगवान की मूर्तियाँ बना के बेच रहा है। क्या जब हम हिंदुस्तान का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के प्रोड्यूसर्स हैं
वो उसको डोमेस्टिकेट कर पा रहे हैं उस तरीके से? मेरे विचार में अभी भी जो है हिंदुस्तान का जो माल बिक रहा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, चाहे चाइना हो कहीं हो, वो इतना ज़्यादा डोमेस्टिकेट नहीं किया जा रहा है। चाइना के अंदर मैं बहुत सा बार गया हूँ, वहाँ के ऊपर कि मिनिस्ट्रीज़ ने बुलाया है, उनमें गया हूँ, उनकी मीटिंग्स में गया हूँ। वहाँ पे जो है सारी चीज़ें चाइनीज़ के अंदर हैं। हिंदुस्तान में जब वो नॉर्थ में आते हैं तो हिंदी में, साउथ में जाएंगे तो जिस लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज के अंदर इतना ज़्यादा उन्होंने एडवांस कर रखा है। हमारे एक्सपोर्टर्स को अभी ये देखना ज़रूरी है, अडेप्ट करना ज़रूरी है कि अगर आपको चाइना को माल बेचना है तो वहाँ के लिए आपको उनको लोकलाइज करके वहाँ की जो प्रोडक्शन है उससे कम्पीट करना पड़ेगा, जो अभी हमारे एक्सपोर्टर्स नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा आ रहा है। हम वहाँ पे ट्रेड अच्छा कर पा रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जोन्स हैं, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, नॉर्दर्न अमेरिका हो गया, वहाँ पे हमारे ट्रेड ठीक ठाक चल रहे हैं बिकॉज एक यूनिफॉर्मिटी है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। पर जैसी चाइना की मार्केट आती है वहाँ पे एक सिटी दूसरी सिटी अलग अलग प्रोडक्ट स्ट्रक्चर करना होगा। मेरे विचार में एक ये लीकिना हमारे ट्रेड डेफिसिट में बहुत बढ़ के आ रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि चाइना की भी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ हैं, पर आप ये समझिए कि चाइना में करीबन 450 MNCs हैं अमेरिका की, वर्ल्ड ओवर से, अमेरिका से, यूरोप से 450 MNCs प्रेजेंट हैं वहाँ पे। अगर वो प्रेजेंट है, उन्होंने भी तो एंट्री ली ना, तो हिंदुस्तानी कारीगर को या कंपनी को एंट्री करने में मुश्किल नहीं है वहाँ पे। समझना ये जरूरी है कि हमें डोमेस्टिकेट करना जरूरी है। और जैसे मैं पहले कह रहा था, ट्रेड डेफिसिट कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। किसी देश के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस होगा, किसी देश के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा। अब जैसे अमेरिका ने निकाला है, वो हाई एंड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, लो एंड प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। जो भी उनकी कंज्यूमर मार्केट है वो ज़्यादातर प्रोडक्ट सब जगह बाहर से खरीदते हैं बड़ा कम सस्ते पे। हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, मिलिट्री है, AI बेस्ड इक्विपमेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो बाहर दुनिया भर में बेचते हैं। हिंदुस्तान ने अब 2014-15 के बाद डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचने शुरू किए। हमने भारतीय वित्त संस्थान पे एक स्टडी की थी, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक डिफेंस ऑफिसर आई थी प्रमिला गुप्ता, उन्होंने एक रिसर्च की थी। उन्होंने 2001-2 में कहा कि अभी डिफेंस इक्विपमेंट्स हम सक्षम हैं बाहर बेचने के लिए, पर भारत सरकार ने करीबन ऑलमोस्ट 12-13 साल तक उसके ऊपर नहीं स्टडी को देखा, पर इस सरकार ने देखा। अब देखा तो इमीडिएटली आप देखिए कितना हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स का रेवेन्यू आ रहा है। अब हम ब्रह्मोस्त्र को भी सोच रहे हैं किस तरीके से हम बाहर उसको बेच सकते हैं, प्रोडक्शन सेंटर बढ़ा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोगों को देखना जरूरी है कि हम किस तरीके से, आज से अगर हम 2000-3000 साल पहले देखें, हिंदुस्तान ने सिल्क रूट बनाया था, हिंदुस्तान का माल बिकता था, किस रेट पे है कोई मतलब नहीं होता। एक्सपोर्ट के अंदर ये चीज़ बहुत देखना जरूरी है कि क्या क्वालिटी आ रही है। सिर्फ चीप क्वालिटी सेल नहीं करती है। जापान ने अपना माल शुरू किया चीप क्वालिटी, चाइना ने अपना माल शुरू किया मार्केट को कैप्चर करने के लिए चीप क्वालिटी, पर एक जो छोटा व्यक्ति भी है वो कहता है मुझे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए जैसे HMT कंपनी बनाती थी, हमारी घड़ी जो 200 साल तक चलती रहे, कोई दिक्कत ना है, जरूरी नहीं कि आपको उसको चेंज करना पड़े। एक जो क्वालिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट के अंदर। अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं तो आपको मुंह मांगा दाम मिलेगा। ट्रेड का ये बड़ा क्लियर रूल है और आप बेनिफिट आप कर सकते हैं। हिंदुस्तान के पास क्षमता है, हिंदुस्तान के एक्सपोर्टर्स के पास क्षमता है, इसीलिए हमारे जेम्स एंड ज्वेलरीज है, सारी पॉलिशिंग हिंदुस्तान में होती है। वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम स्पेशलाइज करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो बनते हैं, कोई सस्ते में नहीं बेच रहे हैं हम, बड़ी महंगी दवाइयां हैं वो जो बिकती हैं, पर वो हमारी हिंदुस्तान से जा रही हैं। अमेरिका जैसे देश को हाइड्रोक्लोरिन के लिए हिंदुस्तान के पास आना पड़ा 2020 के अंदर कि आप हमें दीजिए। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मुनाफा ला सकते हैं। ये अब हमारे एक्सपोर्टर्स को और भारत सरकार को देखना है किस तरीके से वैल्यू ऐड करके ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे विश्व में, यूरोप के अंदर ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो हिंदुस्तान के साथ, पंजाब के अंदर ले लें, साउथ में ले लें, काफ़ी सारों ने जॉइंट वेंचर्स करके प्रोडक्शन किया है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स उन देशों में जा सकें जो ऑलमोस्ट 4 गुने 5 गुने दाम पे बिकते हैं। भारत सरकार ने जेम पोर्टल बनाया ताकि जो किसी के से हिंदुस्तान के प्रोडक्ट पहले सरकार के, बाद में फार्म के, और अब एक MSME का भी जो प्रोडक्ट है वो जेम पोर्टल के थ्रू अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जा सके, बिक सके। तो मेरे विचार में ये स्ट्रक्चर्स किए जा रहे हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क किया जा रहा है, इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है, और अगले 1-1.5 साल में हम देखेंगे जो हमारा एक्सपोर्ट का रुख होगा। और पीयूष गोयल जी भी बहुत फोकस कर रहे हैं किस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है। बिल्कुल, मोदी जी ने एक चीज और छोटी सी कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया स्लोगन जो है वो दिया है, जहां पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया कह रहे थे, लेकिन अब पीएम मोदी ये कहते नजर आ रहे हैं मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड।
बिल्कुल। और सुधाकर जी, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर बात करें कि जो चीन की नज़दीकियाँ पाकिस्तान के साथ हैं, उन नज़दीकियों के बावजूद भी चीन को ये बात समझ आने लगी है अब कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान बनानी है, तो भारत का साथ ज़रूरी है। क्योंकि शी जिनपिंग का बयान जिस तरीके से सामने आया, उन्होंने भारत का जिक्र किया, भारत के जिक्र के साथ साथ जो भारत की जनसंख्या है उसका भी जिक्र किया कि चीन और भारत की जनसंख्या सबसे बड़ा हथियार हम दोनों लोगों के पास है, उसे हम भूल नहीं सकते। अभिषेक, बहुत अच्छा और अहम मुद्दा आपने उठाया है। जी आपको याद होगा कुछ महीना पहले प्रेसिडेंट जी जो हैं एक चिट्ठी लिखे थे हमारे प्रेसिडेंट मैडम के पास, सीकिंग एंगेजमेंट विथ इंडिया। मे भी ये पिछले साल शायद लिखा था उन्होंने। और उसके बाद उससे पहले वांग ये साहब विजिट के लिए आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल नहीं पाए थे, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। चाइना एक चीज़ देखिए, आज के दिन में चाइना को रिक्वायरमेंट क्या है? चाइना का रिक्वायरमेंट ये है कि मार्केट कहाँ पे है? हिंदुस्तान में ये यूनाइटेड नेशन की जो डिपार्टमेंट डील करता है इकोनॉमिक्स या वट एवर दे कॉल इट, ये इनकी डाटा है कि 500 मिलियन से ज़्यादा है हमारे कस्टमर्स, कंज्यूमर बेस्ड हिंदुस्तान के अंदर, जिनका बाइंग कैपेसिटी इज मोर देन $12 अ डे। चाइना का है करीब 767 मिलियन के करीब, हिंदुस्तान का है 500 मिलियन, चाइना का है 767। बाई 2035 तक ये जो गैप है ये धीरे धीरे नैरो होते जाएगा। अल्टीमेटली हिंदुस्तान विल टेक ओवर और ओवरटेक चाइना इन बाय अबाउट 2030 और 35 के बीच में। कहना क्या चाह रहा हूं कि आज के दिन में ये टैरिफ का जो ड्रामा चल रहा है, इसके वजह से ना केवल चाइना बल्कि बहुत सारे देश हैं जिनकी जो एग्जिस्टिंग सस्टेनेबल मार्केट जो ओपनिंग था, यूएस जैसा हो गया, तो ये सारे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान इज द नियरेस्ट एंड द बेस्ट मार्केट दैट कैन प्रोवाइड टू चाइना, नंबर एक। नंबर दो ये है कि हम नेबर्स हैं, हम आपस में नेबर हैं, वही देश हैं, दो सिविलाइजेशन। कोई साल पहले जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे, हम दोस्ती के हाथ बढ़ा के हमारे ज्ञान यहां से बांटते थे, हम धर्म ज्ञान हर एक चीज यहां से गया है चाइना के अंदर। इसका फायदा अगर इतिहास के फायदा लेके हम आगे की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं तो क्या फायदा है ये लड़ झगड़ के इस तरफ करेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध पूरा आंख बंद करके हर चीज जो चाइना कह रहा मानेंगे, नहीं। मेरा विचार ये कहना है, आज के दिन में अगर आप एम्पिरिकल और स्टैटिस्टिकल डाटा अगर लेके कंपाइल करते हैं, सिर्फ यूएसए चाइना की बात नहीं कह रहा हूं मैं, पूरा विश्व का जो डिपेंडेंसी है, चाहे रॉ मटेरियल की बात करिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात करिए, क्योंकि ये पूरा विश्व ने अनजान में हो या जानबूझ के हो आउटसोर्स किया था 40 साल पहले यही चाइना को कि मैन्युफैक्चरिंग हब, द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो इतना जल्दी डी रिस्किंग या डी कपलिंग नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो जब तक ये डी कपलिंग नहीं होता है, हालांकि मेरा पर्सनली एज ए स्टूडेंट मैं कहूंगा डी कपलिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया था 15 अगस्त को रेड फोर्ट से, कि दूसरों के साथ आप तुलना मत करिए, दूसरों का कमी जो अभाव है उसके बारे में आलोचना करने की जरूरत नहीं है। हम अपना कमी देखेंगे, उसको कैसे हम नाकारा कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। बेसिकली मैं वही पॉइंट पे आना चाहता हूं जो सवाल के अंदर आपका छुपा हुआ है। 2014 को आपने मेक इन इंडिया अनाउंस किया, उस समय मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक पाई डायग्राम में सर्विसेज सेक्टर, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री अगर देखते हैं, इंडस्ट्री का था 16.7% इफ आई रिकॉल करेक्टली, और टारगेट हमने बनाया था 2020 तक 25% तक पहुंचेंगे। आज 2025 पे आके पहुंच गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग अभी तक टेक ऑफ नहीं हुआ है बल्कि पीछे चला गया 14%। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। जिस तरह प्रोफेसर साहब कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं, हमें पूरा ऑब्जेक्टिवली जाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग क्यों टेक ऑफ नहीं हो रहा है, हमें पोटेंशियल मार्केट को पहचानना पड़ेगा, क्या प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, किस किस्म की क्वालिटी, उसका जो इकोसिस्टम है कैसे बनना चाहिए, पूरा एकदम A to Z तक पूरा आपको गहराई में जाना पड़ेगा। तब जाके प्रोडक्ट विल बी टेलर मेड फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट। अगर आप मार्केट देख रहे हैं वेनेजुएला या आप नाइजीरिया देख रहे हैं, वहां का प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जैसे होता है वैसे ही टेलर मेड करके हमें प्रोफेशनल अप्रोच के साथ इसको ऑब्जेक्टिवली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्पेक्ट्रम में डालना चाहिए। शॉर्ट टर्म में चंद एक इशू हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा क्या लेवल पे है। टाइमलाइन लेट से 2025 से लेकर 2030 के बीच में हमें ये
अचीव करना चाहिए। मीडियम टर्म मान लीजिए 2025 से 2035 तक आप 10 साल का टाइम लीजिए, हमें यह टारगेट अचीव करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म जो है बियॉन्ड 10 ईयर्स, लेट्स से 15-20 ईयर्स है, स्ट्रेटेजिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, नीचे लेवल, जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो लोकल लेवल पे किस चीज के ऊपर, मैं एक उदाहरण दिया था परसों, एक पॉडकास्ट हो रहा था, वही जापान है जिसका इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था सेफ्टी पिन से, वही चेकोस्लोवाकिया है यूरोप में, ये वो देश है जहां पे कोई एक गांव का बुढ़ा आदमी एक छोटा रिफिल बनाया था, वो रिफिल आज घर घर में बच्चे के हाथ में जो पेन है, उसी रिफिल के वजह से काम अभी कर रहे हैं या लिख रहे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में एक क्रांति हमें शुरू करना पड़ेगा, जो कि इंडस्ट्री या जो मैन्युफैक्चरिंग या घर घर में एक वे ऑफ लाइफ बन जाना चाहिए। बच्चा जब सुबह से उठता है शाम तक उसके मन और उसका खाना पीना चाल चलन हर एक चीज में यही भावनाएं होना चाहिए कि किस किस्म की, कैसा मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ताकि आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो, ताकि आपके जो यूथ बल्ज है आज के दिन में 65% है एज ऑफ 15 to 65 ईयर्स, ये यूथ बल्ज अगले 2053-54 तक ये रहना है। उसके बाद फिर बाकियों की तरह मीडियन एज हमारा बढ़ते जाएगा। आज के दिन में मीडियन एज 29 है। प्रधानमंत्री साहब जापान में एक बहुत बढ़िया एक स्कीम अनाउंस किए हैं कि उनका टेक्नोलॉजी, हमारा टैलेंट, स्किल्ड पर्सन जो है, ये दोनों को मिला के हम एक जापानीज वर्कफोर्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनका मीडियन एज आज के दिन में 49.5 है, यानी कि 50 साल के करीब करीब है। कुछ साल के बाद उनके पास आदमी नहीं होंगे उनके फैक्ट्री में काम करने के लिए। ऐसा हालत में हमें देखना पड़ेगा हमारा यूथ को जो टैलेंटेड स्किल्ड ट्रेनिंग के बाद कौन कौन देश हैं जिनके साथ हम मिला सकते हैं, टेक्नोलॉजी के दायरे में हम उनको आगे की तरह ले जा सकते हैं, हिंदुस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरह बढ़ावा दिया सकता है। इस लिहाज में आप चाइना से बहुत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 15 से या 10 से चाइना जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में पूरे विश्व में इकोनॉमी काफी ज्यादा आगे है, जाहिर तौर पर Collectively, इस चीज का फायदा भारत भी उठा सकता है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया। लेकिन दूसरी ओर अमन जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से अब रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि भारत 40 अन्य देशों से भी बातचीत में लगा हुआ है, यानी कि भारत अब नए बाजार को तलाशने लगा है। तो ऐसे में अमन जी, ये माना जाए साफ तौर पर भी, जिस तरीके से भारत अब नए बाजार तलाश रहा है, भारत जो अमेरिका के ऊपर निर्भरता है, उस निर्भरता को पूरी तरीके से खत्म करने में लगा हुआ है। नहीं, आपने ठीक कहा, ये भारत ने ऑलरेडी पिछले 4-5 सालों में शुरू कर दिया था अलग अलग चीज़ों। जैसे हमने, अगर हम ऑयल देखें, पहले हम इराक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे जब सद्दाम हुसैन साहब होते थे। उसके बाद जो है हम डिपेंड होके सिर्फ ईरान और इराक से, ईरान के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। अब जो हमारा ऑयल पूल आता है वो अलग अलग देशों से आता है, सिर्फ एक से नहीं आता है, रशिया से भी लेते हैं और से भी, साउथ ईस्ट एशिया से भी लेते हैं और जगह। इस तरीके से भारत की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी रही है उसमें अब जब से पीयूष गोयल जी ने टेक ओवर किया है उसके बाद से चेंजेस आए हैं। कुछ जो है बढ़ोतरी, अलग अलग देशों के साथ हम ट्रेड की बातें कर रहे हैं, बिजनेस की बातें कर रहे हैं, बाईलैटरल एग्रीमेंट्स बड़े सारे, FTAs बड़े सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। कल आज भी उम्मीद की जा रही है कि जो इस SCO मीटिंग चल रही है उसमें म्यांमार के साथ एक बाईलैटरल एग्रीमेंट साइन होगा और भी कुछ देशों के साथ बाईलैटरल एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। ये देखना जरूरी नहीं है कि छोटा देश है या बड़ा देश है, ये देखना जरूरी है कि कौन हमारे देश के साथ काम करके हमारे लोगों को बढ़ोतरी की तरफ लेके जा सकता है, कौन हमारे सामान को, मेक इन इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे वापस लेके जा सकता है, जैसे पहले एक समय में हुआ करता था। मेरे विचार में ये एक जो सोच है, पहले मेक इन इंडिया, वर्ल्ड मार्केट की बात है, ये एक क्लियर है। और हिंदुस्तान की छवि, चाहे वो हिंदुस्तानियों ने 60s, 70s, 80s में वहाँ पे पढ़ाई करने के जाते या एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए, आप किसी देश में जाएं, किसी प्रांत में जाएं, किसी छोटे से छोटे शहर में जाएं, वहाँ पे देखेंगे आप कोई हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट आपको मिलेगा। हमारे जो पंजाबी लोग हैं उन्होंने खोल रखा है, साउथ इंडिया के लोग हैं उन्होंने, गुजराती लोगों ने खोल रखा है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों ने एक कनेक्ट बना रखा है। पहले हम मैथमेटिशियंस के नाम से जाने जाते थे, फिर IT एक्सपर्ट्स के नाम से जाने लगे। इस समय जो है ट्रेड एक कॉम्पोनेंट है जो एक कंपोनेंट करना चाहता है। एक समय था 70s, 80s, 90s के अंदर कि कोई भी कंपनी जो सेटअप होती थी, टेक्नोलॉजी की कंपनी सेटअप होती थी, अगर उसकी टीम में एक इंडियन नहीं है तो उसको टीम को पूरा नहीं माना जाता था। इस समय अगर किसी कंट्री के पोर्टफोलियो में इंडिया नहीं है तो उस पोर्टफोलियो को वो लोग कंप्लीट नहीं मानते हैं, बिकॉज हिंदुस्तान ने ये क्लियर दिखाया है कि जो जो कंपनियां यहाँ पे आई हैं उन्होंने मुनाफा कमाया है।
एयरबस जैसी कंपनी जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करती है, वो फ्रांस की डिफेंस कंपनी है, उसको वो ओन करती है उसको, उन्होंने यहाँ पे आके एयरबस बनाया, बेच रहे हैं बाहर, वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल में देखें, टेट्रा पैक जैसी कंपनी जो स्वीडन की कंपनी है, वो पूरे मार्केट का 98% पैकिंग इंडस्ट्री उसके पास होल्ड करे, वो मेजर मुनाफा कमा रही। तो सिर्फ ये सोचें कि आज मुनाफा बनेगा, ये नहीं, कंसिस्टेंसी है, दशकों तक जो है कंसिस्टेंसी मिलती है एक कंपनी को, और वो मुनाफे की वजह से हम एफडीआई फ्लो देखेंगे करीबन 7.5 से 8 बिलियन डॉलर महीने के प्रति हमारे पास क्रेडिट इनफ्लो आ रहा है। जबकि कोरोना काल में और पिछले 4-5 सालों में यूरोप में भी देश बुरा हाल है, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से है, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं कंट्रीज, हिंदुस्तान में निवेश कर रहे हैं। तो एक ये चीज देखते हुए मेरे विचार में ट्रेड को बूस्ट मेरे ख्याल से मिलेगा। और जिस तरीके से भारत सरकार की नीतियां चल रही हैं, और मैं जैसे कहना चाह रहा था, जीएसटी में भी मोदी जी ने अभी पिछले हफ्ते ही कहा कि हम चाह रहे हैं कि कुछ रैशनलाइजेशन किया जाए, और उसको किया जाए। अगर मोदी जी पेट्रोल के दाम को भी जीएसटी में ले आएंगे तो आप देखेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट में कितनी कमी आएगी, उससे वर्ल्ड का कोई भी टैरिफ मीट नहीं कर सकता। एकदम से रिलीफ भारत सरकार को, भारत को और भारत के निवेशकरों को मिलेगा, एक आम आदमी को मिलेगा अगर वो ले आते। जैसे अरुण जेटली जी ने अपने शुरू में जब जीएसटी लॉन्च करना तब कहा था कि हम पेट्रोल को और डीजल को लेके आएंगे, पर ये स्टेट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि स्टेट इन्वॉल्व होती हैं तो वो लाना नहीं देना चाहती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जीएसटी के दायरे में ला पाए। पर अगर वो ला पाए और जीएसटी रैशनलाइज कर पाए, जीएसटी कलेक्शन 1.96 7.5% ग्रोथ इस जुलाई के अंदर देखी गई है, कहीं फॉल नहीं हो रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंजम्पशन स्पेंडिंग बढ़ रही है, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वीजाज के अंदर रिलैक्सेशन किए जा रहे हैं, रिलीफ्स आ रहे हैं। तो मेरे विचार में एक पॉजिटिव एंगल देखने को मिल रहा है, जो एक बहुत अच्छा समय हिंदुस्तान के लिए अगले 2-3 साल में निकल के आएगा। जी ठीक है सुधाकर जी, दूसरी ओर एक रिपोर्ट ये भी इस बीच निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर हैं और पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं, वो बात ये कि ट्रंप ने जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है, वो टैरिफ लगाने का रीजन ये है कि भारत ने सहयोग नहीं किया कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिल पाए, उसकी तरफदारी भारत ने नहीं की। इस वजह से ट्रंप नाराज हुए, इस वजह से उन्होंने भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाया। ऐसे में दूसरी ओर एक गौर करने वाली बात सुधाकर जी ये भी है कि जहां ट्रंप नोबेल पीस पुरस्कार की मांग कर रहे हैं, ये कहते हुए कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध को रुकवाया, और साथ ही साथ रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको रुकवाने में मैं अहम भूमिका निभा रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच सुधाकर जी एक अहम बात ये कि लगातार यूक्रेन को अगर कोई पीठ पीछे हथियार सप्लाई कर रहा है कि ये लीजिए बंदूक, ये लीजिए गोले, आप दागिए रूस के ऊपर। आपका जो सवाल है अभिषेक, अच्छा सवाल है जी। घूम फिर के वो रशिया यूक्रेन लड़ाई पे आके खत्म हो जाता है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जवाब देने के लिए। देखिए, हमें वेस्टर्न अलायंसेस को शीशा दिखाना, मिरर दिखाना निहायत आवश्यक है। हिंदुस्तान वो नहीं रहा जो 27 में या 62 या 65 या 71 या 1991 में हमारा स्थिति था। वी हैव कम अ लॉन्ग वे। आज 2025 की बात कर रहे हैं। हाँ, स्लो हुआ है जरूर, लेकिन हम प्रोग्रेसिवली इंप्रूव किए हैं। हमें लग गया करीब करीब कितना 60 इयर्स। 2007 को 1 ट्रिलियन बना था, 2014 को 2 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा जीडीपी बना, उसके बाद 2019 तक 3 बन गया था, उसके बाद 2024 तक आपका 4 ट्रिलियन हो गया था। तो ये स्लो हुआ है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे ही तेजी से ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वेस्टर्न अलायंसेस को याद दिलाना पड़ेगा। 9 फरवरी 1990 में जेम्स बेकर, यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी थे, वो आए थे मिखाइल गोर्बाचेव साहब को मिलने के लिए मॉस्को में। क्या था उस समय? ये बात चल रही थी कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को, उनका दीवार को तोड़ के दोनों को रीयूनिफाई किया जाए। मिखाइल गोर्बाचेव का एक कंसर्न था कि भाई अगर आप उसको जोड़ दोगे, इसी तरह बाकी भी जोड़ेंगे, आपका एक्सपेंशन होते रहेगा पूर्व की तरह। तो उन्होंने उधर व्हाइट पेपर, आप गूगल करके देखेंगे, जगह जगह लाइब्रेरी किताब में देखेंगे, उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि नॉट एन इंच ऑफ एक्सपेंशन विल टेक प्लेस टू द ईस्ट। नाटो एक फोर्स था जो 1949 में उसको क्रिएट किया गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस समय 12 फाउंडिंग मेंबर थे, और 1990 और 91 में जब ये बातचीत चल रही थी तब तक उनका 16 हो गए थे। 97-98 तक ये बढ़ के 19 हो गए, और आज के दिन में ये जो नाटो ज्वाइन करने वाले हैं, जो एक्स ऑस्ट्रेलिया वार्सो पैक्ट के जो मेंबर कंट्रीज थे वो भी जोड़ गए हैं, उनको मिला के 32 हो गए हैं।
आप ये कमिटमेंट और एश्योरेंस देने के बावजूद अगर इस तरफ आप करते जाएंगे, क्यों हो रहा है? आपके पास समझ नहीं है, नहीं तो मैं कुछ व्याख्या करना चाह रहा था। तो उसके नीचे पीछे एक छुपा हुआ एक 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 कॉन्सेप्ट है, एक डॉक्ट्रिन है यूएस का, जो ओपन मीडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कोई किताबों में नहीं मिलेगा। वो डॉक्ट्रिन है क्या? 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होने के बाद यूएसए दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इनसाइड आउटसाइड एवरी साइड। क्या सेलिब्रेशन क्या था कि अभी हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम यूनिटरी जो लीडरशिप है पूरा एकदम विश्व में पूरा कंट्रोल, पूरा काबू में लाएंगे। ये एक ऐसा देश है जिसके पास 790 से 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस है। बाय द वे, ये मिलिट्री कैपेबिलिटी उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है, ऑल्दो चाइना इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। बट फैक्ट में ये कहना चाहता हूं, ये देश सूनर और लेटर, जब सर्बिया में एयर स्ट्रैपिंग होने रहा, चाइना और रशिया उसको ओपोज करते रहे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 97 की बात है ये, उन्होंने अंधाधुन 82 डेज के लिए उन्होंने एयर स्ट्रैपिंग किया। कोई कोई जगह आपको 79, एक्चुअली हुआ है 82 डेज, बिना मतलब वो स्ट्रैपिंग किए, लोगों को मारे उधर। बोलना ये चाह रहा हूं मैं कि वही सुपर पावर अगर डिक्लाइनिंग स्टेटस जहां पे भी हो गए हैं, उधर वो हार के मुंह काला करके वापस आए हैं। कोई भी बात बताइए, ओसामा बिन लादेन को 11 साल तक ढूंढते रहे 9/11 के बाद, यही पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करते हुए वो आए थे। कहां मिला? पाकिस्तान एक ट्रेनिंग एकेडमी से 5 किलोमीटर दूरी या 11 किलोमीटर दूरी पे छुपा हुआ है अबुताबाद में। तो ये बोलने का मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि आज के दिन में जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो उनको बताना जरूरी है कि भाई हमने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट किए हैं आप लोगों ने। आपने इस तरफ आपके खुद के जो बुनियादी कमिटमेंट दिया गया था उसके बरखिलाफ एक्शन करते रहे। अगर हमारे देश के पीछे श्रीलंका में आ जाए या अमेरिका का मेक्सिको या कनाडा में कोई जाके मिलिट्री बेस बनाता है, क्या अमेरिका कंफर्टेबल फील करेगा? तो इसी तरह यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद रशिया has taken over the powers and the authority of the erstwhile superpower. उसको अगर आप एनसर्कल करने लगेंगे, ब्लैक सी में पूरा जाके उनके आप शिपिंग वेसल्स आके वो डोमिनेट करेंगे, अगर आप मिसाइल्स डिप्लॉयमेंट करेंगे पोलैंड और सराउंडिंग एरियाज, पोलैंड हो गया, रोमानिया, ऑल दीज प्लेसेस, तो नेचुरली नो कंट्री इज गोइंग टू फील सेफ एंड सिक्योर। तो लड़ाई अगर शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी टू इट्स ओन पीपल, रशिया का सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल आया है, तब उन्होंने बोला काफी बार। 2008 को जब म्यूनिच में कॉन्फ्रेंस हो रहा था, बुश साहब ने अनाउंस किया ओपन डोर पॉलिसी। उससे पहले बिल क्लिंटन 1994 में ओपन डोर पॉलिसी को अलाउड एनकरेज किए थे। सेम जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप देने के लिए उस समय रशिया क्लियरली बोल दिया था, स्टॉप, यू आर क्रॉसिंग माय रेड लाइन। तब आपने ये सुनने के बाद, व्हाई गो दैट फार, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, हेनरी किसिंजर साहब उन्होंने सबको बताया था कि सब कुछ करो लेकिन यूक्रेन का लड़ाई मत शुरू करना भैया, ये बहुत आपकी जो है ना, ये इट विल बी स्क्रैपिंग ऑफ, यू विल बी स्क्रैपिंग ऑफ योर फीट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये उन्होंने वार्निंग दिया था। उन्होंने ये भी कहा था, टू बी एनिमी ऑफ यूएसए is actually very good, you're welcome, it's a very good development, but to be a friend of USA is very fatal। वो कहते हैं डेंजरस एनिमी जब बनते हो डेंजरस हो जाएगा, और आप जब फ्रेंड बन जाओगे वो फैटल हो जाएगा। उसका मीनिंग ये था, लड़ाई का शुरुआत तो आपने किए हैं, आप ही हथियार दे रहे हो यूक्रेन को, आप भड़का रहे हो, रशिया के खिलाफ सैंक्शन आपने इंपोज किए हो, अब हिंदुस्तान को कैसे आप रिस्पॉन्सिबल पकड़ सकते हो? जहां तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बात है, ये बचपना है अभिषेक, मेरे विचार के मुताबिक। समय आपके पास कम होने के नाते मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। देखिए, आप सीज फायर जब करते हैं, दो लड़ते हुए पार्टी के बीच में सीज फायर होता है। अगर एक पार्टी कह रहा है कि भाई आपने मेरे 26 सिविलियंस को मार दिए, मेरा टारगेट है ये टेररिस्ट हब्स, उसको बर्बाद करने के बाद आप डीजीएमओ पाकिस्तान को रिंग करके बताते हैं कि भाई हमारे तरफ से लड़ाई समाप्त, आपके ऊपर मर्जी है। डीजीएमओ पाकिस्तान कहता है अच्छा आपने ये किया है, हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, आपके सिविलियन सेंटर को स्ट्राइक करेंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिश। तो हमने बता दिया भैया अगर आप इस तरफ करोगे उसका भी जवाब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो जब पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया तो उसके बाद हमने ये किराना हिल को भी स्ट्राइक किए, उसके नूर खान बेस और काफी सारे एयर बेसेस 11 हम बोलते थे, उनके प्राइम मिनिस्टर साहब जगह जगह बोलने लगे 17 18, उससे भी ज्यादा है।
ठीक है नहीं। तो वो घुटने पे जब आ गए तब जाके उनके पास कोई रास्ता नहीं था। किराना हिल में स्ट्राइक होने के बाद हाथ भीख मांग के 9 बजे कॉल आया था, ये 10 को मैं था नहीं हिंदुस्तान में, 9 बजे का कॉल को इनकार किया गया क्योंकि उस समय हमारा मिशन ऑलरेडी लॉन्च हो गया था। 3 बजे या शाम को 5 बजे फाइनली सीज फायर एस्टेब्लिश किया गया। इसमें हमारे तरफ से हमें नहीं पता है पाकिस्तान के साथ क्या बात की है क्या नहीं है। वही जेडी वैंस साहब इंडिया में आए थे, इंडिया में बोल के गए कि आपका और पाकिस्तान के बीच में मसला है, उसको हल करो। वही जेडी वैंस साहब, मैं अमेरिका में था उस समय, कॉल करके नरेंद्र मोदी साहब को बता रहे हैं 9 तारीख रात को कि आपके ऊपर पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त हमला करने जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब जवाब में कहते हैं कि अगर वो जबरदस्त करेंगे उसका और दुगुना ज्यादा हम उसको हमला करेंगे। हम मतलब जब बोलते हैं ना कि ईंट की जवाब पत्थर से हम देंगे, इस तरह उन्होंने जवाब दिया था। जब इस तरह हो जाता है, जब वो घुटने पे आ जाते हैं, हमें नहीं पता है कि वो किससे बात कर रहे थे पाकिस्तान में, किसके साथ हिंदुस्तान में। कोई भी अपॉइंटमेंट कोई भी अधिकारी के साथ कभी बात हुई नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री साहब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था। 17 जून को जब कॉल किए थे, प्रधानमंत्री साहब गए थे कनाडा में G7 मीटिंग के लिए, तो उस समय उन्होंने कैटेगोरिकली क्लैरिफाई किया था, ना कोई ट्रेड रिलेटेड इशू बात हुई है, ना कोई सीज फायर का बात हुई है। आपका मतलब क्या है, क्या मकसद है, हमें नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल सुधाकर जी, जिस तरीके से आप तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, कई सारी बातें, कई सारे पहलू जो हैं इस वक्त निकल कर सामने आते हैं। अमेरिका अपना रहा है, वो नया डॉक्ट्रिन, नया स्ट्रेटेजी ये है, उनको मालूम है उनके इकोनॉमी में आज के दिन में 37 ट्रिलियन डॉलर की आज के दिन में उनका डेट चल रहा है। उसका मीनिंग ये है, सुधाकर जी, कई सारी चीजें जो इस बीच निकल कर सामने आती हैं। एक रिएक्शन में इस बीच अमन जी का भी चाहूंगा। अमन जी, जिस तरीके से यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो हो रही है भारतीय शेयर बाजार को लेकर भी, क्योंकि जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, ट्रंप ने नोटिफिकेशन जारी किया था टैरिफ को लेकर, उस वक्त भी इसका काफी बड़ा असर बाजार पर देखने को मिला था। लेकिन आज जब मुलाकात हुई है शी जिनपिंग से, पीएम मोदी की, तब भारतीय शेयर बाजार बंद है, क्योंकि आज इतवार का दिन है, संडे का दिन है। कल बाजार खुलेगा, क्या आपको लगता है कि बाजार पर इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं, मेरे विचार में जो मीटिंग्स हुई हैं वो पॉजिटिव आउटले रहा है, कोई नेगेटिव आउटले कहीं पे भी नज़र नहीं आया है। जरूर देखने को आया कि उम्मीद की जा रही थी कि बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा। मेरे विचार में कोई चीज़ नेगेटिव ना होना भी एक बड़ी होने की आचार है, और उल्टा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक चीज़ जा रही है, चाहे थोड़े कदम उठे या ज़्यादा कदम उठे, एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव सिग्नल देती है। भारत सरकार जो पॉजिटिव सिग्नल दे रही है, जो ट्रेड्स के हो रहे हैं, मेरे विचार में पॉजिटिव रिएक्शन रहेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले कुछ समय में हमें स्टॉक मार्केट में हमें उछाल देखने को मिल रहा था, गिरावट बहुत देखने को मिल रही थी। पर जब से ट्रंप, पिछले 1-1.5 महीने की अगर हम स्टॉक मार्केट देखें, तो जब भी चाहे ट्रंप की बात आई हो, स्टॉक मार्केट ने इस इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लिया था। एक चीज़ समझनी जरूरी है कि हिंदुस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मार्केट नहीं है। उस जैसे NYSE है या डाउ जोन्स है या लंदन स्टॉक एक्सचेंज है या हैंसेंग है या निकी है, ऐसे हमारा एक्सचेंज नहीं है। हमारा एक डोमेस्टिक एक्सचेंज है। उसके लिए किसी भी बाहर के निवेशकर को इन्वेस्ट करने के लिए लोकली यहाँ पे अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। उसके थ्रू वो कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ना ही फॉरेन की कंपनी लिस्ट कर सकती है, ना हिंदुस्तान की कंपनी जो यहाँ की शेयर लिस्टेड है जो बाहर जा के लिस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो एक डायरेक्ट लिंक नहीं है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। पर उस चीज़ को भी पिछले 4-5 महीने के अंदर निकल के आ गया था। जो ज़्यादातर इम्पैक्ट आ रहा था वो जो FIIs विड्रॉ कर रही थी हिंदुस्तान की मार्केट से, वो देखने को मिल रहा था सितंबर 2024 से। वो अब रुक गया है, उस पर रुकाव लग गया है और उसमें उल्टा निवेश हिंदुस्तान में वापस आ रहा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वापस आ रहा है। तो मेरे विचार में मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड देगी, और जो अभी मीटिंग्स हुई हैं, विजिट हुई हैं, उसका भी एक पॉजिटिव आउटले आएगा। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और स्टॉक मार्केट जो है हम देखने में कल खुलने को मिलेगी, तब आपको पता चलेगा। मेरे विचार बिल्कुल अमन जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अब स्टॉक मार्केट जब खुलेगी, देखने वाली बात यहाँ पर रहेगी कि किस तरीके से इम्पैक्ट यहाँ नजर आएगा। अमन जी, सुधाकर जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।